नमस्ते स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ इसे भी कहते हैं, यानी जूल नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ऑब्जर्व किया और इस बारे में रिसर्च की, अपनी थ्योरी दी। तो हम बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे, जो 10th लेवल का है सिर्फ वही पढ़ेंगे, और बाकी इस पर न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो हम भेज दूँगा। और इस टॉपिक पर आने से पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इस जो रेसिस्टेंस जो सर्किट सॉल्व करने का जो है क्वेश्चन, तो जो नहीं कि आप 2-4 क्वेश्चन कर ही छोड़ दें, कम से कम 100-150 क्वेश्चन पर कीजिएगा। और इन दोनों टॉपिक के बाद एक जो टॉपिक मिलेगा आपको वो लॉजिकल टॉपिक है थोड़ा, तो उस पर जो वीडियो में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं जान नहीं पाऊँगा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए जब क्लास होगी तब उस टॉपिक को कवर किया जाएगा। वो टॉपिक है कि मतलब दो बल्ब हैं, ये लॉजिकली क्वेश्चन आता है, तो ऐसा एक टॉपिक नया आ गया है कि 2 बल्ब हैं, उनको पैरेलल में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, तो कौन बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब होगा वो डिमर ग्लो करेगा, वगैरह वगैरह। तो अभी जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ते हैं। तो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ। तो जब जूल ने स्टडी किया तो बताया कि जो हीट प्रोड्यूस होता है, जैसे आप सामने देख भी रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड जो होता है वो जो इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है उसके सेकेंड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो यहाँ पर है हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर क्या है कि जिस कंडक्टर से हीट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ज़्यादा रेसिस्टेंस ज़्यादा करंट, ज़्यादा हीट, ज़्यादा करंट भी बहाएंगे तो ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ज़्यादा लंबे समय तक बहाएंगे तो क्या होगा, लंबे समय तक हीट प्रोड्यूस होगी। जो नाइक्रोम वगैरह का वायर होता है, नाइक्रोम वायर मतलब जो आपका हीटर वगैरह में जो वायर यूज़ होता है, तो देखते हैं कि वो धीरे धीरे गर्म होता है। धीरे धीरे गर्म होने का फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में गर्म हो जाता है, लेकिन उसको गर्म होने का जो रेट है वो भी क्या है, धीरे धीरे, मतलब पहले कम फिर अधिक फिर अधिक फिर अधिक फिर अधिक। हालांकि वो 2 से 3 सेकंड के अंदर हॉट हो जाता है, लेकिन पहले कैसा होता है, पहले कोल्डर होता है, फिर थोड़ा सा वार्मर और फिर अपने पीक पर पहुंच जाता है। तो इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो आपके फॉर्मूला मिलेगा H=I²R3। हालांकि यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर जब तीनों ये मान लीजिए दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये वाला थर्ड है, फिर तीनों को कंबाइन कराएंगे तो क्या मिलेगा, तीनों कंबाइन कराने के बाद S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²RT मिलेगा। तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल्स टू कैसे आ गया, तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है। इसके पीछे होता यह है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी कि जो कि ये है, ये जब हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, वो आपके एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है। इस बारे में भी चर्चा होगी बट क्लास में, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, इस बारे में कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। तो यहाँ पर मैं कोई भी मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं लिखा हूँ, तो उसका कारण ये है कि यहाँ का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसको एज इट इज़ मान लीजिए कि के मान लेते हैं। तो हमारा जो फार्मूला जो बनेगा, जो बीच का इंटरमीडिएट फार्मूला होगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K I²RT। तो यहाँ पर K की वैल्यू हम 1 लेंगे। अब K की वैल्यू 1 लेने का मतलब क्या है, तो ये एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई कंडक्टर लेंगे, उसका रेसिस्टेंस आपको बिल्कुल पता होगा, कितना करंट बह रहा है वो पता होगा, कितने समय तक आप बहाए हैं, तो इसी फार्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ इसी फार्मूले से आपको K की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, इस K की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है कि हमारे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो अल्टीमेट फार्मूला मिलता है वो आपको यही मिलेगा, H=I²RT। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ यूज़ कर लें तो क्या होगा, हम जानते हैं कि R क्या होता है, V/I क्लियर। तो या फिर क्या कहें कि I क्या होगा, I होगा V/R। और इसी फार्मूले में हम क्या कर दें, इसी I की वैल्यू पुट कर दें,
तो जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फिर फार्मूला आपको मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। बाकी यहाँ से मिल जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो एक फार्मूला तो ये मिल गया आपको, H इक्वल टू क्या किया हमने यूज़ किया क्या, ओम्स लॉ, I को रिप्लेस कर दिया। जैसे हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, तो R V इक्वल टू आई आर है, तो ओम्स लॉ से आप निकाल लेंगे I इक्वल टू V अपॉन आर। फिर V अपॉन आर की I की जगह जब हम V अपॉन आर पुट करेंगे, जैसे ये I की जगह पुट किया, इस I की जगह क्या पुट किया, V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पुट किया यहाँ, सॉरी V अपॉन आर पुट करेंगे, ये आपका नहीं रहेगा, V अपॉन आर बाई ओम्स लॉ। तो जब पुट करेंगे तो ये V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये R जो है आपका फार्मूले का R है, और ये T, ये एक R ये कट जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन आर। तो एक और फार्मूला जो आता है हीट प्रोड्यूस्ड का, H इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। ये कब, जब आपको करंट ना दिया हो, वोल्टेज दिया हो और सर्किट में का है, या फिर कंडक्टर का दिया हो, रेसिस्टेंस दिया हो, ना रेसिस्टेंस दिया हो तो कंडक्टर का डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है, रेसिस्टिविटी दिया है, तो आप रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर टाइम बताया है, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एक और फार्मूला आता है H इक्वल टू वी आई टी। अब देखिए ये बहुत सिंपल है, यानी कि इसमें रेसिस्टेंस आपको नहीं दिया है, तो यानी कि हमें ओम्स लॉ को यूज़ करके रेसिस्टेंस को एलिमिनेट करना है। तो इसी फार्मूले में क्या करेंगे कि R इक्वल टू वी अपॉन आई पुट कर देंगे, और जब इसी फार्मूले में वी अपॉन आई पुट करेंगे R इक्वल टू, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये हो जाएगा H इक्वल टू आई को आई ही रहने दीजिए, और R की जगह V अपॉन आई रख दीजिए, और इंटू टी। तो एक आई से आई कट जाएगा, आपको मिलेगा आई वी टी, या फिर क्या कर लीजिए इसे वी आई टी। तो अब आपके पास तीन फार्मूले हो गए, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, और H इक्वल टू वी आई टी। फिर यहीं पर एक पावर का भी कंसेप्ट आता है, तो आप 9th में ही पढ़ें कि व्हाट इज़ पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पर वर्क क्या है, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, भाई कैसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक करंट के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, और वही वर्क किस कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी में। एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, तो जो वर्क हुआ वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, यानी कि वर्क को हम रिप्लेस कर देंगे हीट एनर्जी से, यानी कि पीड इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी की जगह क्या यूज कर लेंगे, एच अपॉन टी। और इस तरीके से किसी भी सर्किट का, किसी भी कंडक्टर का, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। कैसे, तो बस आप क्या कीजिए कि आप निकाल लीजिए हीट प्रोड्यूस, और उसमें टाइम से भाग दे दीजिए, तो एक बहुत ही लॉजिकल रिलेशनशिप निकल कर आता है। वो क्या है कि पहले मैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड के फार्मूले लिखता हूँ। एक फार्मूला ये है, दूसरा होगा वी स्क्वायर टी अपॉन आर, और एक और फार्मूला है वी आई टी। इन तीनों फार्मूले में क्या करेंगे आप, जब आप टी टाइम से भाग देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर, जो कि पावर के बराबर होगा। फिर एक और ये वाला फार्मूला आपका बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर
ये स्क्वायर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसे, स्क्वायर अपन आर, और जो तीसरा फार्मूला ये वाला बनकर आएगा, टाइम से टाइम कट जाएगा तो वी आई, यानी पी इक्वल टू वी आई। तो ये तीनों फार्मूले भी याद रखिएगा। तो आपको न्यूमेरिकल्स अब डायरेक्टली जूल्स लॉ से मिलेगा, पावर वगैरह से मिलेगा। जैसे कोई बल्ब है, इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इतने टाइम में, तो पावर निकालिए बल्ब का। या फिर आपको कंडक्टर का मिल जाएगा, या फिर आपको सर्किट मिल जाएगी, सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकाल कर आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये काफ़ी इजी टॉपिक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिटिव है, तो वो क्लास में ही डिस्कस हो सकेगा, या वन वे डिस्कशन में वो पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप क्लास टाइम में पूछ लीजिएगा, फिर न्यूमेरिकल्स मैं भेज दूंगा, उन्हें सॉल्व कीजिएगा। और जो बच्चे लास्ट न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करके नहीं भेजे हैं, तो वो जानते हैं उन्हें क्या करना है, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।